गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 9th के एक ऐसे सेशन पर बातचीत करने वाले हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में क्या है। आपको याद होगा पिछली केस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे तमाम विषयों पर बातचीत हो चुकी थी। इस चैप्टर में जो कुछ अभी बचा हुआ है वो आज की क्लास में उसको भी हम डिस्कस करके क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में वो कौन से टॉपिक हैं जो रिमेनिंग है उसके बारे में बातचीत करनी है और उसे खत्म करना है। तो आइए देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का वो कौन सा पार्ट है जिस पर आज का डिस्कशन होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे हैं, कितनी हैं, उन्हीं सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहली बात हमारी होगी मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 4 आपका होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम क्या बात करेंगे जरा इसको सुनिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंतर्गत जो बातचीत हमें करनी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने पिछले टर्न पे पढ़ा दिया था। हमें बातचीत ये करनी है बेटा कि अगर मान लो कि डेंसिटी का केस आ जाए, वॉल्यूम का केस आ जाए, टेम्परेचर का केस आ जाए तो हम उसको कैसे समझेंगे। यानी कि आपको मैंने ये भी बताया था अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंतर्गत बातचीत की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली बात हम डेंसिटी पर करेंगे। आपको याद हो तो डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर भी चुके थे कि डेंसिटी क्या है, कैसे है। तो आओ जरा उसको देख लेते हैं। अगर हम पहले टर्म में बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, एक बात हमारी होगी डेंसिटी पर और दूसरी बात होगी हमारी टेम्परेचर पर। यानी कि हमें इस क्लास में दो बातें करनी है, एक डेंसिटी की और दूसरी टेम्परेचर की। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आपको याद होगा तो डेंसिटी और टेम्परेचर के अलावा हमारे सिलेबस में मास एंड वेट भी है। लेकिन मास और वेट तो है सिलेबस में, लेकिन उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है क्योंकि मास और वेट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया था। तो हम लोग पहली बातचीत किस पर करते हैं, डेंसिटी पर बात करते हैं। हमने कहा था बेटा कि डेंसिटी क्या होती है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी का नाम देते हैं। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर डेंसिटी को डिफाइन करने की बात की जाए तो हम पढ़ते थे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। और हमने इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर बात की जाए, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, अगर कोई ये पूछता है तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आते हैं बात करने के लिए टेम्परेचर में। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, इसके बारे में बात करें तो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आपको याद होगा कि जब हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बात करते हैं तो यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी कि कितना कौन सी चीज गर्म है और कितना कौन सी चीज ठंडी है, इसी के बारे में इसकी जो डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर में अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर की अगर एसआई यूनिट केल्विन है, इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और जब लिखते हैं तो स्मॉल के से। अब देखिए कहते हैं कि अगर टेम्परेचर की अदर यूनिट्स के बारे में बात की जाए, क्या टेम्परेचर की कोई और भी यूनिट्स होती हैं क्या, हमने कहा हाँ टेम्परेचर की और भी यूनिट्स होती हैं। वो क्या बेटा, वो है डिग्री सेल्सियस और दूसरी है डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी क्या होती हैं, टेम्परेचर की यूनिट्स बताई जाती हैं। अब हम इसमें अगले पॉइंट पर क्या बात करते हैं, हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो पहली बात आई कि टेम्परेचर की यूनिट्स में क्या रिलेशन है, तो हम पढ़ते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। यानी कि अगर हमें केल्विन में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिग्री सेल्सियस में हमें दिया रहेगा टेम्परेचर, उसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमें केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन की बात करते हैं तो हम करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32।
यानी कि ये सेकंड रिलेशन है। यानी कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस पता हो तो उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तो हम डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे हम ऊपर वाले रिलेशन से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोड है कि हम किस प्रकार से कौन सा रिलेशन लगा करके हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर की कहानी हो गई, और हम किसी भी क्वेश्चन में चाहें तो टेम्परेचर की इस केस को लगा करके किसी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि वो क्या केस होगा जहां पर हम टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे और किसी वैल्यू को निकालेंगे। यानी कि हमने कहा कि अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, जरा उस पर गौर करिएगा। आइए देखते हैं। हमने अगर आपसे कहा कि बताइए कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे बेटा, अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें तो आप कहोगे कि सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो केल्विन को केल्विन ही रहने दो, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 20 रख देंगे, 273.15 रखेंगे और अंततः हमें केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी कितना। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं तो ये 3 हो गया और 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 293.15 केल्विन ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि टेम्परेचर की यूनिट हमें इस प्रकार से ऑब्टेन हो जाएगी। हम कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं उसी जहन में कि दूसरा सवाल अगर हमारे सामने कभी भी आ जाता है तो दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इस बारे में जब हम आपको बताते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में हमने ये कहा कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, तो बेटा हमने रिलेशन अभी क्या पढ़ा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन हमने देखा है ना कि डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू किसके बराबर है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जब इसे हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह पर 20 पुट कर देंगे और 32 यहाँ रख देंगे। जब हम इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 इंटू 4 प्लस 32, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस 32 और यहाँ से कितना आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन करा करके हमने आपको बताया कि हम कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बड़ा छोटा सा टॉपिक इसमें और छूटा है, वह है लेटेंट हीट। अगर किसी ने पूछा कि क्या होती है लेटेंट हीट, तो आप क्या जवाब देंगे। लेटेंट हीट का मतलब होता है ये हिडन हीट एनर्जी होती है, यानी कि किसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हिडन हीट होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। यानी द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और फेज ऑफ सिस्टम इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी वह हीट एनर्जी जो किसी के फेज या स्टेट को बदलने में रिक्वायर्ड होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ठीक है सर, समझ में आ गया। लेटेंट हीट की एसआई यूनिट क्या होती है ना। तो हम कहते हैं एक यूनिट मास सब्सटेंस या 1 kg सब्सटेंस को अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना है तो वो लेटेंट हीट के अंतर्गत आएगा। तो यूनिट मास सब्सटेंस को चेंज करने में जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वह लेटेंट हीट कहलाती है। तो हमने कहा कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हीट एनर्जी पर यूनिट मास। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम आपको यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से समझाएं तो हम आपको क्या बता पाएं, जरा आप सुन पाएं। यानी कि हम ये बताएंगे कि लेटेंट हीट जो होती है बेटा यह किसके बराबर होती है, तो हीट एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, हीट एनर्जी अपॉन पर यूनिट मास, यानी एक यूनिट मास की बात होगी। हीट एनर्जी जूल होती है और यूनिट मास क्या हो जाएगा केजी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केजी। इसे प्यार से क्या लिख सकते हैं, जूल केजी इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट की यूनिट हो गई। इस प्रकार से हम लेटेंट हीट को समझ पाते हैं। और अगर डिफाइन करें तो लेटेंट हीट क्या है, जैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, जरा ध्यान से सुनना। हमने कहा एक बीकर ले लो, ठीक है, हमने आपसे कहा कि एक बीकर ले लो। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, अगर आप एक बीकर ले लेते हो तो उस बीकर में आप क्या करोगे, जरा सुनिएगा। आपने एक बीकर लिया, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं। एक थर्मामीटर उसमें लगा दीजिए, आप देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक जब तक कि बर्फ का वह टुकड़ा उसमें प्रेजेंट होगा। यानी जो हीट आप दे रहे थे वो हीट जा कहाँ रही है, वो बर्फ के टुकड़े को लिक्विफाई करने में वो हीट चली जा रही है। जबकि हम ये सोच रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा ना, वो हीट कहाँ चली गई, उस
बर्फ के टुकड़े को पिघलाने में जा रही है, यानी मेल्ट करने में जा रही है। तो जब टेम्परेचर रेज करना शुरू करता है उस समय तक आपने जितनी हीट दी वह लेटेंट हीट कहलाती है। तो यही बात यहां पर समझाया जा रहा है। आइए अगली बात हम करते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम उसको आपको बताते हैं। लेटेंट हीट के बाद आया टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, यानी कि अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में या आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में लेटेंट हीट के टाइप्स के अंतर्गत जब बात होती है तो दो तरह की बात है। एक तो हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या पढ़ते बेटा, हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा यानी कि बी वाला पार्ट हम क्या पढ़ते हैं, बी वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्या पढ़ते हैं, इवेपोरेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो आपकी बुक में है उससे लिखिए। ठीक है, ये दो पार्ट हमने डिस्कस किया। हम इसको LVAP ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम LFUS से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। तो फ्यूजन और वेपराइजेशन इस प्रकार से हमने इसको डिनोट किया। लेकिन सर समझाइए तो सही, ये है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है बेटा कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस दौरान जो हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो वह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। और अगर किसी आप पानी को क्या करते हो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, शुरुआती दौर में क्या होता है, पानी के टेम्परेचर में आपको चेंज नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। शुरुआती दौर में तो वही है, तो हीट कहाँ जा रही है, हीट पानी के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को खत्म करने में जा रही है, जिससे कि उनके बीच का स्पेस बढ़ाया जा सके, उनका मूवमेंट कराया जा सके, उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट कराया जा सके। इसलिए उस समय जो हीट दी गई वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होने से पहले जितनी हीट हमने प्रोवाइड की, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही थी, स्पेस को बढ़ा रही थी, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंतर्गत जानी जा रही थी। ये तो इसकी कहानी हो गई। लेटेंट हीट के जस्ट आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अगर हम आपसे कहें व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता क्या है, तो बेटा यहां समझना है कि जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को आप वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो या गैसियस फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, यानी कि अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस, कोई लिक्विड मटेरियल अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वेपराइजेशन है, ये इवेपोरेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वह इवेपोरेशन है। यानी हम कहते हैं व्हेन एनी लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैसियस फॉर्म at its boiling point, then this phenomena is known as boiling or vaporization। सेकंड नंबर पे क्या आया कि हम कहते हैं when a liquid substance changes into gaseous phase or vapor phase below its boiling point is known as evaporation। यानी अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसका कन्वर्जन हो जाता है तो वह इवेपोरेशन कहलाता है। अब कहते हैं कि अगर इवेपोरेशन कहीं पर है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आपके सामने स्लाइड, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, यानी इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर इसकी बात करें तो हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए देखो, फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा जो इसको इवेपोरेशन को प्रभावित करता है, हम कहते हैं इवेपोरेशन हमारा सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। समझाने का एकदम खास तरीका आपको बताता हूं, इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको समझने का एकदम जोरदार तरीका आपके सामने वो ये कि आप देखते होगे कि गांव में साड़ी फैलाई जाती है, वो क्या करते हैं, एक इधर बांध देते हैं, एक उधर बांध देते हैं। धोती आप देखे होगे दादा फैलाते हैं, एक उधर बांध देते हैं, एक इधर बांध देते हैं, पेड़ में, दो पेड़ में या रस्सी में बांध देते हैं।
वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम किसी कपड़े को फैला करके छत पे रस्सी पर डालते हैं, ना कि उसे बटोर करके एक साथ रख करके तो नहीं डालते ना। कपड़े को धुलने के बाद फैलाया क्यों जाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है, जिससे इवेपोरेशन मैक्सिमम पाया जाता है। इसीलिए इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आपको बताया जाता है। आइए सेकंड नंबर पे चलते हैं। हम कहते हैं इवेपोरेशन की बात अगर हम दूसरे रिस्पेक्ट में करें तो हम कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, या आप कह सकते हो पानी वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन ज्यादा तब होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरी बात हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन हमारा विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है, विंड स्पीड। यानी कि अगर हवाएं तेज चल रही हैं, हवा तेज चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कभी कभी देखिए ऐसी सिचुएशंस होती हैं, रात को हम कपड़े धुल करके फैला देते हैं पंखा चला करके, तो क्या सूर्य भगवान आए थे क्या रात को सुखाने के लिए, नहीं। क्या वहां टेम्परेचर दिया गया, क्या नहीं। वहां पर क्या हुआ, विंड स्पीड यानी पंखे की हवा से ही वो सूख गया। तो इस पर भी इवेपोरेशन की बात हम करते हैं। अब हम तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आते हैं, तो हम कहते हैं जो इवेपोरेशन होता है बेटा, यह ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में वाटर वेपर्स कितनी है, अगर इसकी बात करें तो इसके हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ये चार रिलेशन आपको बताए गए कि इवेपोरेशन किसके डायरेक्टली है और किसके इन्वर्सली है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इवेपोरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे आप कभी भी पेट्रोल, डीजल, एसीटोन ये सब हाथ पे रखते हो तो तुरंत वेपर्स में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वोलेटाइल सब्सटेंस होने की वजह से वो वेपराइज हो जाता है। पहला केस। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, आपने सुना होगा कि अगर हम बॉटल में पानी भर के रख दें और उस पानी भरी बॉटल को अगर हम टेबल पे रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उस बॉटल को पसीना होने लगता है। एक तो छोटे का बच्चा के दिमाग में सवाल आता है कि सर बॉटल को पसीना हो रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। बॉटल में जब आपने ठंडा पानी भर के रखा हुआ है तो वो एटमॉस्फेयर के जहां पर बॉटल रखा गया उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, कूल हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में है वह कंडेंस होकर के उस बॉटल पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं और धीरे धीरे वो ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करके टेबल पर बहने लगती हैं। इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि बॉटल को पसीना हो रहा था कि नहीं, यानी कि वहां पर इवेपोरेशन की कंडीशन कैसे एप्लीकेबल है, कंडेंसेशन कैसे एप्लीकेबल है, ये बात आपको बताएगी। जरा देखिए, ये आपको दो तीन एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर पूरी की पूरी इंड कंडीशन पे था। ये चैप्टर आपका लास्ट लेक्चर था जहां पर सारी बातें हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर हम आपकी डिमांड के बेसिस पर बात करें तो एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिमांड ज़्यादा है, बच्चे को परेशानी भी ज़्यादा है। तो देखता हूँ, हो सकता है हम आपको एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हकीकत में कौन से चैप्टर की डिमांड है। यानी कि क्या आप इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ना चाहते हैं, या अभी इस वक्त आप एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका एनुअल का सिलेबस है क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं। अगर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई होगी ही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कब, कल इसी समय एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और गुड नाइट से पहले एक खास सूचना है कि ये आप कहना मत भूलिएगा, ये कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हकीकत में कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, थर्ड में प्रॉब्लम है या फोर्थ में प्रॉब्लम है। क्या आपको एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं आता, क्या आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता, कौन सी प्रॉब्लम आपकी सबसे खास है, इसको बताना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी समस्या हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपनी समस्या शेयर करेंगे तो हम उसका निदान करने के लिए सदैव तत्पर थे, हैं और रहेंगे।
और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, उस पर अगर हम बात करें, तो वो ये है कि आप सबका सपोर्ट जो मिल रहा है, उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे और साथ ही साथ आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, जिससे कि हम आगे डिमोटिवेट ना हों, मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इस समाज को साक्षर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य में आगे प्रयत्न करेंगे और हमारा कोऑपरेशन आपके साथ और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे साथ, और हम दोनों लोग मोटिवेट होकर के मेहनत से हम आपको पढ़ाएंगे। आप मेहनत से पढ़िए। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे कल की क्लास में। गुड नाइट।